कहानी अप में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 4 औरतें 4 कहानियाँ आप सबके लिए। पहली कहानी का नाम है हाउसवाइफ, राइटर हुमैरा शफ़ी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर कहानी का आगाज़ करते हैं। बरसात का मौसम हो और घर में शाम की चाय के साथ पकौड़े ना बने, ये हो ही नहीं सकता। सारा घराना चटोरे अफराद से भरा पड़ा था, जिनमें मज़ीद एक फ़र्द यानी मामू मियाँ की भी इजाफ़ा हो चुका था। चंद रोज़ कबल ही बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए थे। इस वक्त वो इन्हीं की फरमाइश पर किचन में खड़ी नमकीन के साथ साथ मीठे पकौड़े भी तल रही थी, जबकि मामू जी टीवी लाउंज में अम्मा जी के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। इसने सलीके से ट्रे सजाई और वहाँ चली आई। जीती रहो बहू, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े, वाह भाई वाह, ये मज़े परदेस में कहाँ। वो चटखारा लेते हुए बोले, क्यों भाई, वहाँ तुम्हारे यहाँ पकौड़े क्यों नहीं बनते, पाबंदी है क्या? अम्मा जी ने अचंभे से पूछा। पाबंदी तो कोई नहीं, बस किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता। डब्बे में बंद मिलते हैं पकौड़े, ओवन में घुमा कर खा लो। ताज़ा खस्ता खस्ता पकौड़ों का मज़ा कहाँ। वो चटनी में डबो कर पकौड़ा खाते हुए मज़े से बोले, अच्छा बेहतियात से खाना, कहीं बीपी ना बढ़ा लेना अपना। अरे बहू रानी के हाथ में जायका ही इतना है कि ख़ुद पर कंट्रोल नहीं रहता। मगर तुम फिक्र ना करो, दवाइयाँ लाया हूँ मैं अपनी। अच्छा नफीसा, ये तो बताओ कि तुम्हारी बाकी 2 बहुओं से मुलाकात कब होगी? भैया वो दोनों बहुत मसरूफ़ होती हैं, नौकरी करती हैं माशाल्लाह से। एक कॉलेज में इकनॉमिक्स की लेक्चरर हैं और दूसरी फिजियोथेरापिस्ट है। इनका लहजा एकदम फ़ख्रिया सा हुआ। वो वीकेंड पर बारी बारी दोनों तुम्हारे एजाज़ में दावत करेंगी, फिर मिल लेना इनसे भी। ये अपनी फारिया तो हाउस वाइफ है ना, इसीलिए हम वक्त घर पर ही होती है। उन्होंने हाउस वाइफ का लफ्ज़ यूँ अदा किया जैसे हाउस वाइफ होना खुदा न खास्ता कोई घटिया बात हो। एक लम्हे के लिए इसका कप में चाय डालता हाथ कांपा, फिर जल्दी इसने खुद को संभाल लिया। बात तो मामूली सी थी, मगर न जाने क्यों हर बार दिल को ठा करके लग जाती थी। ये नहीं था कि वो इसकी खिदमत को अक्सर नज़रअंदाज कर देती थी, अक्सर सराहती भी थी, मगर किसी से तारुफ करवाते हो इनका लहजा न जाने क्यों इसके लिए पस्त हो जाता था कि इसे खुद ही अपनी ज़ात हल्की लगने लगी थी। इसने इंटर ही किया था जब एक तकरीब में वो अम्मा बी को अपने बेटे के लिए भाग गई। उन्होंने झट रिश्ता डाल दिया। इसकी बेवा माँ के अपने खदशात थे, उन्होंने झट रिश्ता कबूल भी कर लिया। अम्मा मेरा BS, इसने बेहतरा एहतजाज किया, शादी के बाद पढ़ती रहना, खातिर में ना लाई। यूँ जहेज़ के ट्रंक में वो BS की किताबें भी लेकर गई थी, मगर साल भर बाद जुड़वा बच्चों की माँ बन गई। शौहर भी फॉरेस्ट ऑफिसर थे, दूर अफ्तादा इलाके में पोस्टिंग होती थी। वो ससुराल वालों के हमरा रहती थी। बड़ी बहू होने के नाते 1000 जिम्मेदारियां थी, घर में मेहमानदारी भी बहुत रहती थी। यूँ कहाँ का BS और कहाँ की किताबें। दोनों छोटे देवरों की दफ़ा अम्मा भी इनकी ख्वाहिश नौकरी पेशा लड़कियां ब्याह कर लाईं, मगर वो मुस्तकिल इसी के हमरा रहती थी, क्योंकि वो दोनों तो सवेरे अपने काम पर चली जाती थीं। उनके पीछे घरों में नौकर दंदनाते फिरते थे, वहाँ उनका दिल ही नहीं लगता था। हाल बत्ता किसी आए गए के सामने फ़ख्री अंदाज में तस्करा इन्हीं का करती थीं। माशाल्लाह से हज़ारों कमा रही हैं दोनों। इतनी महंगाई में एक बंदे की कमाई से क्या बनता है। वो दिल महसूस कर रह जाती। मियाँ से तस्करा करती तो वो इसकी बातों को चुटकियों में उड़ा देते। छोड़ो यार, तुम तो मेरे दिल और घर दोनों की रानी हो, बस यही काफ़ी है। जिना कॉलोनी में अम्मा की बहन रहती थी, उन्होंने मामू मियाँ की दावत की। वापसी पर इनकी चिकनी सीढ़ियों से अम्मा बी का पाँव फिसल गया। मामू मियाँ ने संभालने की बड़ी कोशिश की, इनका वजूद भारी था। लुढ़कती हुई नीचे गिरी, शदीद चोट आई। फ़ौरन इमरजेंसी ले जाना पड़ा। एक्सरे पर पता चला कि कूल्हे की हड्डी टूट चुकी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन तजवीज़ किया। फारिया की मियाँ बेवफ्ताओं ख़ेज़ां छुट्टी लेकर आ पहुँचे। ऑपरेशन हुआ, टांग में राड डाली गई और वो मुस्तकिल बिस्तर पर आ गई। अब तो हिलने जुलने हत्ता के रफ़ा हाजत के लिए भी फारिया की मोहताज थी। वो भी बौखलाई हुई थी, ऊपर से अयादत करने वालों का तांता बंधा था। उसके अपने भी 3 छोटे बच्चे थे। खैर इसने हिम्मत न हारी और तनदही से जुती रही। छोटी 2 बहुओं को तो फुर्सत ही ना थी। फिजियोथेरापिस्ट ने तो 2-4 चक्कर लगाकर कुछ एक्सरसाइज समझाई और करवाने की जिम्मेदारी फारिया पर डालकर चलती बनी, जबकि दूसरी ने महज 1 आध बार सूप और खिचड़ी भेजकर अपना फ़र्ज़ पूरा किया। फारिया सारा दिन घन चक्कर बनी रहती। एक पाँव अम्मा के बेडरूम में होता और दूसरा किचन में। रात को भी इन्हीं के पास होती। इतने में मामू जान के वापसी के दिन करीब आ गए। नफीसा बहन,
میرا تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر جانے کو دل تو نہیں کرتا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ اگر نہ گیا تو میرا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا۔ وہ سخت دل گرفتہ تھے، مگر مجھے تسلی ہے، فاریہ جیسی ذمہ دار اور مخلص بچی تمہارے پاس ہے۔ بس ہمت نہ ہارنا، انشاءاللہ تم جلد اپنے پاؤں پر چلنے لگو گی۔ پھر چلتے سمے بولے، دیکھو نفیسہ، انسانوں کو عہدوں اور رتبوں میں نہیں تولتے، اصل چیز خلوص اور محبت ہے جو ہزاروں لاکھوں پر بھاری ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچی نے تنہا سارا گھر بار کس خوش اسلوبی سے سنبھال رکھا ہے۔ جو کام دوسری دو اجرت پر کرواتی ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی ہے۔ انسان کو فراغ دلی سے دوسروں کی خوبیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ دبے لفظوں سے بہت کچھ سمجھا رہے تھے اور وہ بخوبی سمجھ بھی رہی تھی۔ ٹھیک 3 ماہ بعد ان کے کولے کی ہڈی اچھی طرح سے جڑ گئی۔ اب وہ بآسانی اسٹک کے سہارے چلنا پھرنا شروع ہو چکی تھی۔ اسی خوشی میں ان کے بیٹے نے خاندان بھر کی دعوت کی تھی۔ رات کو فاریہ بیٹھی سودا سلف کی لسٹ بنا رہی تھی۔ اب مینیو فائنل کر دے تاکہ ایک باری سب سامان آ جائے، کچھ فکر مندی سے بولی۔ بیگم، کچھ بھی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، ابا کے خاندانی نائی کو آرڈر دے دیا ہے، وہ سب کچھ تیار کر دے گا۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں واقعی۔ اس کے قریب بیٹھ کے اور اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں سے دباتے ہوئے بولے، فاریہ، میں چاہتا ہوں تم اس بار ہر ذمہ داری سے آزاد ہو کر یہ پارٹی انجوائے کرو۔ بہت تھک چکی ہو، جس طرح تم نے اماں کو سنبھالا ہے، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ بری طرح سے جھیپ گئی۔ نہیں، تمہارا فرض نہیں تھا، میرا اور نسرین، پروین، ہماری بہنوں کا بھی فرض تھا، مگر ہم وقت نہ نکال سکے۔ محبت سے چور لہجے میں کہہ رہے تھے، اور اسے اپنا آپ بڑا معتبر سا لگ رہا تھا۔ دعوت بے حد شاندار رہی۔ مہمان کھانے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ خاندان کی خواتین اماں کو گھیرے بیٹھی تھی۔ وہ کچن میں تھی جب بچے بلانے آئے کہ دادی اماں بلا رہی ہیں۔ باہر آئی تو محفل جمی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ فاریہ، اماں بھی نے محبت سے پکارا۔ وہ قریب آئی تو انہوں نے اسے اپنے بالکل پاس بٹھایا اور بولیں، یہ جو آج میں اپنے پاؤں پر چلنے لگی ہوں، یہ رب کی مہربانی کے بعد اس بچی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا، مگر ایک چھوٹا سا انعام میں بھی دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا ویلوٹ کا ڈبہ نکال کر اسے کھولا تو اندر چوڑیاں جگمگ کر رہی تھیں۔ یہ ہماری خاندانی چوڑیاں ہیں، میری دادی ساس نے مجھے چڑھائی تھی، میں نے بھی سنبھال رکھی تھی کہ اپنے پوتوں کی دلہنوں میں بانٹ دوں گی، مگر ابھی تو وہ وقت بہت دور ہے۔ وہ ذرا سا مسکرائیں اور ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے اپنے کم سن پوتوں کو دیکھا۔ پھر جانے کس کے نصیب میں خوشیاں دیکھنا لکھا ہو۔ فاریہ چونکہ گھر کی بڑی بہو ہے، اس لیے میں یہ چوڑیاں اسی کو پہنا رہی ہوں۔ یہ کہتے انہوں نے آنکھوں کو خیرہ کرتی چوڑیاں فاریہ کی نازک کلائی میں ڈال دیں۔ کچھ منچلوں نے سیٹیاں اور تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ فاریہ نے نم آنکھوں سے اماں بھی کو دیکھا تو انہوں نے لپک کر اسے گلے لگا لیا۔ خاندان بھر کی خواتین ساس بہو کی اس انوکھی محبت کو کچھ حیرت اور کچھ رشک سے دیکھتی رہ گئیں۔ کہانی نمبر 2 سن لیجئے، جس کا نام ہے ناشکری۔ رائٹر نذیر فاطمہ۔ صبا اچھے سے تیار تھی۔ اس نے مہمان خانے کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ دستک دینے سے پہلے اندر سے آتی آواز نے اس کے ارد گرد دھماکے سے کر دیا اور وہ جیسے ہوا میں معلق ہو گئی تھی۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ دیوار کا سہارا لیے اپنے کمرے میں مشکل سے پہنچی تھی اور خود کو بیڈ پر گرا دیا تھا۔ کچن میں چائے اور دیگر لوازمات ویسے ہی رکھے رہ گئے تھے۔ کسی مٹی کے مادھو سے شادی ہو جاتی میری، مگر ان سے نہ ہوتی۔ صبا نے ٹرے کچن کے سلیب پر پٹکنے کے سے انداز میں رکھی۔ مجالے کبھی منہ سے کچھ بول جائیں، کبھی تعریف کر دیں، کبھی تنقید کر دیں، کبھی پیار محبت کے 2 بول ہی بول دیں، بس ہر وقت چپ شا کا روزہ رکھا ہوتا ہے۔ صبا کو اپنے شوہر منصرم سے بہت گلے تھے۔ حد ہے، آج اتنا اچھے سے تیار ہوئی تھی، فنکشن میں سب نے تعریف کی، مجال ہے انہوں نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا ہو۔ فنکشن سے واپس آ کر صبا کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ اس نے پرس غصے سے بیڈ پر پھینکا، خود واش روم میں گھس گئی۔ اگر جو غور کرتی تو دیکھتی کہ پورے فنکشن میں اس کا چہرہ منصرم کی نظروں کی زد میں رہا تھا۔ صبا کھانا دے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے، آج دوپہر میں بھی کھانا کھانے کا وقت نہیں ملا، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں، منصرم نے آفس سے آتے ہی کہا۔ صبا صوفے پر لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ دونوں بچے نیچے فرش پر بیٹھے کھیل رہے تھے۔ کھانا تو نہیں بنایا میں نے آج؟ صبا کو کل کا غصہ تھا ابھی تک، اسی لیے آج کچھ نہیں بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی منصرم بازار کا کھانا بہت کم کھاتا ہے، آج اس نے اس کو غصہ دلانے کے لیے کچھ نہیں بنایا تھا۔ پہلے بتا دیتی تو میں بازار سے لیتا ہوا آتا۔ اچھا ایسا کرو، انڈے ہیں تو 2 انڈوں کا آملیٹ اور روٹیاں بنا دو۔
मुंसलिम का अंदाज थका सा था। कोई और मर्द होता तो खूब चीखता चिल्लाता, बुरा भला कहता, मगर वो तो मसले का हल बताकर आराम से बैठ गया था। इसका थका अंदाज देखकर उल्टा सबा को तरस आ गया। वो खामोशी से उठी और थोड़ी देर बाद इसका मतलूबा खाना लाकर इसके सामने रख दिया। वो खामोशी से खाना खाने लगा। मुंसलिम की जवाब बहुत अच्छी थी। विरासत में एक मकान भी मिला था जिसका किराया आता था, माली तंगी नहीं थी। वो बीवी बच्चों की ज़रूरियात और घरेलू अखराजात खुश दिली से खुले हाथ से पूरे करता था। घर के कामों के लिए मासी आती थी। सबा को सिर्फ खाना पकाना होता था और बच्चों को देखना होता था। शादी को 8 साल हो गए थे। सबा को भी किसी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ा था। सब कुछ वक्त से पहले इस तक पहुंच जाता था। मुंसलिम की बस ये एक आदत इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। शुरू में इसने बहुत कोशिश की इसे बोलने पर उकसाने की। वो खामोशी से इसकी बातें सुनता रहता और जहां बहुत ही ज़रूरी होता मुख्तसर सा जवाब दे देता। मैं ही पागल हूँ जो इस पत्थर से सर फोड़ती हूँ। कई दिन नाराज़ रहती। मुंसलिम को एहसास तक ना होता इसका रवैया इसके साथ नॉर्मल ही रहता। एक नर्म सी मुस्कुराहट हर वक्त इसके चेहरे का अहाता किए रखती थी। सबा को इसकी मुस्कुराहट अपना मजाक उड़ाते हुए महसूस होती और वो मजीद कोफ्त में मुब्तला हो जाती। हालांकि इसकी मुस्कुराहट प्यार, मोहब्बत और सुकून की अलामत थी। सबा, असजद आ रहा है, चंद दिन हमारे यहाँ ठहरेगा, तुम जरा मेहमान खाने की सफाई करवा देना। असजद मुंसलिम का खालाजाद भाई था जिसका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ था। चंद दिन इसे यहाँ रहना था, फिर दफ्तर की तरफ से रिहाइश मिल जानी थी। असजद तो सबा के लिए बाहर का एक झोंका साबित हुआ था। क्या सहर अंगेज शख्सियत थी। साथ ही साथ बातों से दूसरों को महफूज करने और शीशे में उतारने का फन भी खूब आता था। आते इसने सबा और बच्चों से बेतकल्लुफी कायम कर ली थी। अरे भाभी, क्या जायका है आपके हाथ में, कसम से मैंने इतने मज़े की बिरयानी पहले कभी नहीं खाई। असजद ने दूसरी बार बिरयानी से अपनी प्लेट भरी थी। सबा ने मुस्कुरा कर इसे और जिताती नज़रों से मुंसलिम को देखा जो इत्मीनान से खाना खा रहा था। सबा के देखने पर उसने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और फिर से खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। भाभी, चाय और पकौड़े क्या कमाल थे। ऐसा सुहाना मौसम और ऐसा खाना। यार मुंसलिम, तुम तो बड़ा खुश नसीब है यार जो तुझे भाभी जैसी बीवी मिली है। बारिश हो रही थी सो सबा ने हमेशा की तरह चाय पकौड़ों का एहतमाम किया था। असजद की बात सुनकर मुंसलिम ने सिर्फ सर हिलाकर जवाब दिया था और सबा का दिल जलकर खाक हो गया। क्या था जो असजद की बात के जवाब में एक दो जुमले ही कह देते। सबा का मूड ऑफ हो गया। वो उठकर किचन में चली गई। असजद ने इसके बदलते मूड को बहुत गौर से देखा था। भाभी क्या बना रही हैं? वो खाना तैयार कर रही होती तो असजद किचन के दरवाजे में खड़ा होकर इससे बातें करने लगता। सबा को अच्छा लगता और वो भी इस बातचीत में शरीक हो जाती। इसका वक्त अच्छा गुजर जाता। काम वाली एक हफ्ते की छुट्टी पर थी। सबा ने वॉशिंग मशीन लगाई तो असजद कपड़े उठा उठाकर तारों पर फैलाने लगा। इस हफ्ते के दौरान असजद की मौजूदगी में वो जो काम करती असजद इसका हाथ बटाने लगता। मुंसलिम होते तो इन्हें एहसास तक ना होता कि मैं अकेली काम कर रही हूँ। असजद और मियाँ का मवाजना करते वक्त ये भूल जाती थी कि इस मुशक्क़त से बचाने के लिए उसने इसको मुलाजमा की सहूलत दे रखी है। भाभी, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये रंग तो लगता है आपके लिए ही बना है। वो नया सूट पहनती तो असजद तारीफों के पुल बांध देता और सबा के अंदर सुकून सा भर जाता। वाह भाभी, आपके बाल कितने खूबसूरत हैं। एक दिन वो गीले बालों को पुश्त पर फैलाए खड़ी थी जब असजद ने एक जज्ब के आलम में कहा, सबा के बाल वाकई बहुत खूबसूरत थे। आपको पता है मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है, मगर मेरी बीवी को स्टेप्स में कटे बाल पसंद है। मुझे कभी जो इसके बाल कंधों से नीचे देखने को मिले हों। अब आपको देखा तो यकीन जानिए इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकता। सबा एक अदा से मुस्कुराई। इसका मूड अब खुशगवार रहने लगा था। अपना ख्याल तो पहले भी बहुत रखती थी मगर अब तैयार भी रहने लगी थी। इसकी बातों में असजद का जिक्र बढ़ने लगा था। असजद ने यहाँ सिर्फ 1 महीना रहना था। महीना ख़त्म होने में चंद दिन बाकी थे। भाभी, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना तो यकीन करें आप हर पल मुझे याद आएंगी। असजद के जाने में थोड़े दिन थे जब इसने सबा को नज़रों की जद पर रखकर ज़ुमाइनी अंदाज में कहा। सबा इसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। हालांकि इसे असजद का यह अंदाज नागवार गुजरना चाहिए था। ये नहीं था कि वो सोच समझ कर असजद के साथ कोई चक्कर चला रही थी या इसका मकसद असजद को अपनी तरफ राग़िब करना था। बस लाशऊरी तौर पर असजद की बातों से सबा के अंदर छुपी कुछ ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, इसलिए इसे असजद का अंदाज बुरा नहीं लगता था। मुंसलिम ने आज रात को देर से आना था। सबा ने बच्चों को होमवर्क करवाया, उन्हें चिप्स बना कर दिए।
اپنے اور اسجد کے لیے چائے بنائی، چپس اور شامی کباب پلیٹوں میں نکالے اور اسے بلانے مہمان خانے کے دروازے پر جا پہنچی۔ اس نے مہمان خانے کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ دستک دینے سے پہلے اندر سے آتی آواز نے اس کے ارد گرد دھماکے سے کر دیے تھے اور وہ جیسے ہوا میں معلق ہو گئی تھی۔ یار میں تو بہت مزے میں ہوں۔ اسجد فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ تجھے پتا تو ہے مجھے عورتوں کو شیشے میں اتارنا آتا ہے، اپنی بیوی کو بھی خوش رکھا ہوا ہے اور باہر بھی یاریاں نبھاتا ہوں۔ تو بس منصرم کی بیوی کو اپنی باتوں سے شیشے میں اتار لیا۔ میرے تو عیش ہی عیش ہیں، کھانے سے لے کر کپڑے تک تیار ملتے ہیں۔ اسجد کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا۔ تو بڑا کمینہ ہے، بے غیرت انسان۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے ایک بات بتاؤں، آثار کچھ ایسے ہی ہیں۔ جس طرح مجھے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، لگتا ہے عنقریب پکے پھل کی طرح جھولی میں بھی آن گرے گی۔ منصرم جیسے چپ شاہ کے ساتھ گزارا کرنا آسان تھوڑی ہے۔ اس سے زیادہ سننا صبا کے بس سے باہر تھا۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر بے دم سے گرے اور زاروں زار رو رہی تھی۔ یہ میں کیا کرنے چلی تھی؟ نعمتوں سے بھری جھولی کو آگ میں جھونکنے لگی تھی میں۔ او میرے اللہ، میں کس راہ پر چل پڑی تھی؟ میں توجہ کی اتنی بھوکی ہو گئی کہ جائز ناجائز کا فرق ہی بھول گئی۔ حقیقت کے آئینے میں صبا کو اپنی صورت بہت قریح نظر آئی تھی۔ نہ جانے میں کیوں ناشکری ہوئی تھی۔ محبت، تعریف اور احساس کا اظہار صرف زبان سے نہیں ہوتا، بعض اوقات اعمال سے ان جذبات کا اظہار زبان کی نسبت کہیں بہترین انداز میں ہوتا ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والا دل چاہیے۔ شاید یہ دونوں نہیں ہے میرے پاس۔ منصرم نے مجھے کیا نہیں دیا، ہر فکر پریشانی سے آزاد رکھا، ہر ضرورت بن کہے پوری کی، باہر کے گرم سرد سے بچایا۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس نے مجھے کبھی سخت لفظوں کی مار تک نہیں ماری، صرف میرے ساتھ وفادار رہا۔ بس اسے اپنے جذبات کا زبانی اظہار کرنا نہیں آتا، تو میں نے اسی ایک خامی کو سر پہ سوار کر لیا۔ وہ اپنا محاسبہ کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ آپ کی ماما کہاں ہیں بچوں؟ منصرم گھر پہنچا تو غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے بچوں سے پوچھنے لگا۔ ماما کمرے میں ہیں، بچے جواب دے کر پھر سے اپنے کھیل میں مصروف ہو گئے۔ منصرم کو تھوڑی تشویش ہوئی، اس وقت صبا لاؤنج میں ہوتی تھی یا کچن میں؟ منصرم آگے بڑھا تو اس کی نظر کچن کی شیلف پر رکھی ٹرے پر پڑی جو چائے کے کپوں دیگر لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ اب کہ اسے صحیح معنوں میں تشویش ہوئی تھی صبا؟ وہ سامنے بیڈ پر اسے بے دم پڑے دیکھ کر بیگ صوفے پر رکھ کر اس کے قریب جا بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ صبا نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا اور اس کے گلے لگ کر شدت سے رونے لگی۔ صبا کیا ہو گیا؟ وہ محبت سے اس کی پشت سہلانے لگا۔ اس لمس میں کیا کچھ نہیں تھا، فکر، محبت، تشویش، خلوص۔ دھیرے دھیرے صبا کا رونا کم ہوا اور پھر ختم ہی ہو گیا۔ منصرم اسے کندھے سے لگائے بیٹھا رہا۔ صبا خود کو سنبھال کر اس سے الگ ہوئی تو منصرم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی قسمت میں بہترین مرد لکھا گیا تھا، مگر وہ ناشکری کرتی رہی۔ کیا پریشانی ہے صبا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ صبا کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ وہ انجانے میں اس پیارے شخص سے بے وفائی کرنے چلی تھی۔ بے وفائی نہیں، اسجد کی باتوں سے لاشعوری طور پر اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہی تھی۔ جو بھی تھا اس کی غلطی تھی، جو اس سے اب بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا میرا، آپ آ گئے ہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ صبا بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی تو منصرم اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ آج صبا کو اس کی خاموشی بری نہیں لگی تھی۔ اگر تو وہ دوسرے مردوں کی طرح بال کی کھال نکالنے والا ہوتا تو وہ کیا کرتی؟ آپ فریش ہو کر آ جائیں، پھر اکٹھے چائے پیتے ہیں۔ صبا کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پندار پر بڑی زوردار چوٹ لگی تھی، مگر اسے خوشی تھی کہ وہ گرنے سے پہلے سنبھل گئی تھی۔ کہانی نمبر 3، جس کا نام ہے عزت اور ذلت، رائٹر لبنہ آصف۔ موبائل کی بیل مستقل بج رہی تھی۔ جلدی سے ہاتھ پہنچا اور فون اٹھایا۔ ہیلو۔ بڑی نند کی آواز سنتے ہی دل بڑی زور سے دھڑکا۔ کہاں تھی بھائی؟ سو رہی تھی کیا ابھی تک؟ نہیں آپ ہی، کھانا پکا رہی تھی، 12 بج رہے ہیں، بچے اسکول سے آنے والے ہیں۔ چلو خیر ہے۔ امی کی شوگر چیک کی تھی صبح؟ جی آپ ہی صبح چیک کی تھی، نارمل تھی۔ اور بلڈ پریشر؟ نہیں آپ ہی وہ تو نہیں چیک کیا۔ کہا بھی ہے تمہیں کہ ہر 2 گھنٹے بعد چیک کیا کرو۔ آپ ہی وہ ماسی آ گئی تھی، کام کر رہی تھی۔ کام کرو گی تو بیمار انسان کو چھوڑ دو گی؟ فروٹ دیا امی کو؟ جی 11 بجے دیا ہے۔ کروں گی میں عبید سے بات۔ نہیں آپ ہی عبید سے کچھ مت کہیے گا، ناراض ہوں گے۔ چلو ٹھیک ہے، اب ہر 2 گھنٹے بعد بی پی چیک کر کے کاپی میں لکھو، میں آؤں گی شام میں تو دیکھوں گی۔ ہاں چائے پر کچھ بنا لینا، بچوں کو ٹیوشن سے سیدھا لے کر آؤں گی۔ جی آپ ہی، اللہ حافظ۔
क्या मुसीबत है, पूरे दिन की ख्वारी, बड़ी नंद इतना तंग करती कि कभी कभी रोना आने लगता। उबैद से कहने का कोई फ़ायदा ना था, इन्हें तो अपनी बड़ी बहन जान से प्यारी थी। अम्मी के पास पहुंची तो वो मुस्कुरा रही थी। जल्दी से बीपी चेक करके पर्चे पर लिखा, ये बर्तन उठा लेना। जी अम्मी। मिधत कोई मेरा ख्याल है, अगर वो ना कहे तो कोई पूछे भी ना। सुनकर दिल बहुत दुखा, दिल चाहा कुछ बोलूं, मगर जहाँ बोलने का फ़ायदा ना हो वहाँ खामोशी बेहतर। जल्दी जल्दी खाना पकाया, दही फुल्की बनाई, छोले बनाए और रोल इसी वक्त तलने का सोचकर नमाज़ पढ़ने चली गई। काम तो सारे ही हो जाते हैं, बस कुछ काम इंसान खुश होकर करता है और कुछ बोझ समझकर। नमाज पढ़कर सास को खाना दिया और अपना और बच्चों का खाना मेज़ पर निकाल कर बच्चों को बुलाने चली गई। वापस आई तो इसकी सास मिधत बाजी से फ़ोन पर कह रही थी, इसकी चाबी भरनी पड़ती है, आज सारा कुछ टाइम पर कर रही है। दिल दुख से भर गया। शाम में भी आप ही भाई के सामने शेर बनी हुई थी, ये करो वो करो ऐसे करो, अम्मी को खाने में ये दिया करो वो ना दिया करो। सिवाय जी जी कहने के कोई चारा ना था। अल्लाह अल्लाह करके आप ही रुखसत हुई। उबैद का मूड अलग ख़राब, अम्मी के साथ ही खाना मांग कर खा लिया और जाकर सो गए। बच्चों को खाना देकर किचन समेट कर लेटी तो आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। बहुत रोई, फिर न जाने नींद कब मेहरबान हुई। नींद तो सूली पर भी आ जाती है। आज पड़ोस की आंटी सास की अयादत को आई हुई थी। चाय और नीम को ट्रे में रखकर सास के कमरे में आई तो आंटी दर्स की दावत दे रही थी। सास ने तो माजरत कर ली, तबीयत की वजह से इसे भेजने का कह दिया। वो तो खुश हो गई, ऐसी महफिलें से शुरू से पसंद थी जहाँ अपनी इस्लाह के मौके मिलें। दूसरे दिन जल्दी जल्दी काम निपटाया और दरस में गा गई। वो खातून का लहजा इतना नर्म और दिल मोह लेने वाला था कि दिल करता था वो कहती जाए और हम सुनते जाएं। सब्र के हवाले से कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात का तर्जुमा और तफसीर सुनाई। फिर इज़्ज़त और ज़िल्लत पर बहुत तफसील से कुरान की आयात का हवाला दिया कि अगर किसी इंसान को पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी इज़्ज़त देना चाहें या फ़ायदा पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते जब तक रब की मर्ज़ी ना हो। और अगर अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे तो पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी शख्स को ज़लील या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बेशक अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिर सकता दरख्त से। आज सुबह उठी तो इतनी ज़ोर का चक्कर आया कि गिरने को थी। उबैद को बताया तो जल्दी से डबल रोटी ले आए। बच्चों को जैसे तैसे चाय बना कर दी। स्कूल भेज कर लेटी तो आँख लग गई। उबैद जाते हुए कह गई, मैं जल्दी आ जाऊँगा, डॉक्टर के पास चलेंगे, अम्मी भी सो रही हैं, तुम भी आराम कर लो। लेटी तो आँख ऐसी लगी कि 11 बजे आँख खुली। अभी उठने का सोच ही रही थी कि धड़ाम से दरवाज़ा खुला और मिधात आपी आँखें निकाले खड़ी थी। तुम सोती रहो, कोई ख्याल है बीमार सास का? अभी तक नाश्ता भी नहीं किया अम्मी ने। तुम्हें सोने के लिए लाए हैं क्या? गज़ब खुदा का, 11 बजने को हैं। अम्मा का फ़ोन आया तो मैं तो फ़ौरन अपने घर ताला डाल कर निकली कि अम्मा को देखूं। शुगर बीपी की मरीज़ा हैं, तुम्हें तो कोई ख्याल ही नहीं। आप ही तबीयत ख़राब है मेरी, इसीलिए लेटी तो आँख लग गई। क्यों, क्या हुआ? हट्टी कट्टी तो हो। आप ही से बहस फजूल थी। जल्दी से बाथरूम जाकर मुंह पर छींटे मारे और नाश्ता बनाने किचन में आ गई। अम्मा और आप ही दोनों तेज़ तेज़ बोल रही थी। जल्दी से ट्रे में डबल रोटी के टोस्ट पर मक्खन लगा कर रखे और दलिया बनाने लगी। चाय चढ़ाई और दरवाजे पर बेल होने लगी। जल्दी से भागी कि अभी देर से गेट खोलने का ताना भी मिल जाएगा। दरवाज़ा खोला तो उबैद खड़े थे। आप ही के बच्चों को लेकर अंदर आने का रास्ता दिया। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। सास और आप ही को तो कुछ खबर ही नहीं थी, खूब तेज़ तेज़ बोले जा रही थी। किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। उबैद बच्चों को लेकर सीधे सास के कमरे में पहुंचे तो आप ही बच्चों को देखकर उबैद से पूछने लगी, खैरियत है? तुम कैसे? आप ही, मुझे तुमसे इस गैर जिम्मेदारी की तवक्को नहीं थी। बच्चों को सोता छोड़कर घर को ताला लगाकर तुम अम्मी के पास क्यों आई हो? मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी? नवीद भाई का फ़ोन आया था, तुम्हारे पड़ोस वालों ने नवीद भाई को कॉल करके बताया घर में बच्चे रो रहे हैं और बाहर से ताला है। तुम फ़ोन नहीं उठा रही। मैं तो आज जल्दी आने का बोल कर गया था। रास्ते में ही था कि नवीद भाई का फ़ोन आया कि घर जाओ, पड़ोस से फ़ोन आया है। ताला तोड़कर बच्चों को लेकर आया हूँ। नवीद भाई का दूर का सफ़र है, वो भी निकले हुए थे। मैं करीब था इसलिए जल्दी पहुँच कर इन्हें बताया और बच्चों के पास पहुँच गया। बराबर वाले भले लोग हैं कि बता दिया, वरना न जाने बच्चे कब तक रोते रहते। आप ही का तो एक रंग आए और एक जाए। अरे अम्मा का फ़ोन आया था कि बग़ैर नाश्ते पानी के पड़ी हैं, तो तुम बच्चों को छोड़कर निकल पड़ी। अल्लाह ने करे कोई बड़ा हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ये इतना बड़ा मसला तो नहीं था। आलिया की सुबह तबीयत ख़राब थी, मैंने जल्दी आने का कहा था और मैं कह कर गया था आलिया को।
कि आराम कर लो। अम्मी सो रही थी, मैंने जगा कर बताना मुनासिब ना समझा। अम्मा तो शुरू से अपना नाश्ता खुद बनाकर करती थी, तुमने आलिया के आने के बाद से कह कह कर अम्मा को बिल्कुल बिस्तर का कर दिया। जबकि अम्मा को डॉक्टर ने वॉक करने को कहा। इस उम्र में शुगर ब्लड प्रेशर तो होता है, बजाय इसके कि तुम अम्मा से ये कहती कि अम्मा उठकर खुद नाश्ता बना कर करें। तुम निकल पड़ी घर से कि आलिया की क्लास ले सको। अभी उबैद बोल ही रहे थे कि दरवाजे पर बेल हुई। देखा तो नवीद भाई खड़े थे, सलाम करके वो साइड में हो गई। नवीद भाई गुस्से में थे, वो आप ही पर बरस पड़े। इस औरत को सिर्फ मैके की फिक्र है और यहाँ क्या हो रहा है, मेरे और मेरे बच्चे जाएं भाड़ में। हर वक्त फ़ोन पर लगी रहती है कि भावज क्या कर रही है। मैं शुरू दिन से समझा रहा हूँ कि तुम्हारे भाई भावज अपने घर के मामलात खुद जाने, मगर इसकी दिलचस्पी बस यही है कि भावज क्या कर रही है और अम्मा के घर क्या हो रहा है। मिधत बाजी सर झुकाए खामोशी से सुन रही थी कि सिवाय सुनने के उनके पास कोई चारा ही ना था। सास भी खामोश दामाद की सुन रही थी, क्योंकि गलती बेटी की थी। उबैद ने साफ कह दिया कि आप ही इस घर के मामलात अम्मी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपना शौहर और अपना घर देखो। आप ही और बच्चों को लेकर नवीद भाई चले गए। अम्मी को नाश्ता देकर आई तो उबैद तबीयत पूछने लगे। नाश्ता कर लो तो चलते हैं, इसीलिए जल्दी आया हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाऊं। अपना नाश्ता बनाते बेख्तियार आंखों में आंसू आ गए। शुक्र है अल्लाह का कि इसने सुरखरू किया। बाज़ लोग दूसरों को जलील करने का सोचते हैं, ये भूल जाते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत। कहानी नंबर 4, जिसका नाम है क्योंकि। राइटर नज़ीर फ़ातिमा। तो सुन लीजिए। अलीना जब से ब्याह कर आई थी, अपनी सास सालिहा बेगम की हर बात और हर अंदाज पर हक्का बक्का रह जाती थी। अरे रुके रुके, आप क्या समझे कि इसकी सास कोई बहुत जाबिर किस्म की खातून है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसी नहीं जैसी आमतौर पर सासें होती हैं या समझी जाती हैं। अलीना की सास बहुत अनोखी हैं। अलीना अपने इर्द गिर्द से हासिल होने वाली मालूमात और अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर सास का जो तसव्वुर अपने साथ लाई थी, वो यहाँ आकर धड़ाम से गिर गया। ये कैसी सास है? सास ऐसी भी होती है? क्या सास ऐसा कर सकती है? इसके जहन में दिन रात इस किस्म के सवालात चकराते रहते थे। अलीना, सारा काम हो गया, तुम जाओ, मोहसिन के आने का वक्त हो रहा है, अच्छे से तैयार हो जाओ। शादी की छुट्टियों के बाद जब मोहसिन पहले दिन ऑफिस गया तो शाम को इसकी वापसी से पहले सालिया बेगम ने अलीना से कहा। वो खामोशी से उनका चेहरा तकने लगी, आंखों में हैरत थी। ऐसे क्या देख रही हो? उनके टोकने पर अलीना गड़बड़ाई। कुछ नहीं। अभी वो खुद को इस पोजीशन में नहीं समझती थी कि कुछ भी पूछ ले। दिल की बात दिल में दबाए अपने कमरे में आ गई। सालिया बेगम की कोशिश होती कि मोहसिन और अलीना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारें। मोहसिन घर का राशन वगैरह लेने जाता तो सालिया बेगम लिस्ट अलीना के हाथ में पकड़ा कर इसे साथ कर देती। हर वीकेंड पर दोनों को बाहर जाकर घूमने फिरने को कहती। उनकी मर्जी ना होती तो दोनों चले जाते, मर्जी ना होती तो ना जाते। मगर सालिया बेगम की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। मोहसिन के अब्बा माजिद साहब नर्म खो मगर बला की खामोश तबीयत के मालिक थे। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे और अब किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे कि फारिग बैठना इन्हें हरगिज़ पसंद नहीं था। मोहसिन से छोटे 2 भाई अभी ज़ेरे तालीम थे। घर का खर्च बमै छोटे दोनों की फ़ीसों के माजिद साहब और मोहसिन ही मिलकर चलाते थे। मोहसिन, अपनी तनख्वाह में से अलीना को इसका जेब खर्च दो, फिर बाकी पैसे मुझे देना। शादी के बाद मोहसिन ने तनख्वाह माँ की तरफ बढ़ाई तो उन्होंने हुक्म दिया, नहीं अम्मी, मेरे पास हैं पैसे। अलीना घबरा सी गई। बिल्कुल होंगे बेटा, मगर ये तुम्हारा हक है। सालिया बेगम ने इसका जेब खर्च दिलवाने के बाद बाकी रकम पकड़ ली। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, आने जाने के सिलसिले पर इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। घर में वो जो चाहे कर सकती थी। अब ऐसे हालात में अलीना चकराती ना तो क्या करती? आपा, आप लोग तो मुझे इतना डराते थे कि सास ऐसी होती है, सास वैसी होती है, ये करती है, वो करती है। मेरी सास तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। अलीना अपनी बड़ी बहन के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। रहने दो अलीना, अभी तुम्हारी शादी को 3 महीने हुए हैं। बस अच्छा बनने के चक्कर में ऐसा कर रही होंगी, जल्दी उनकी असलियत खुल जाएगी, फिर देखना। आपा का लहजा बहुत कड़वा था कि उनकी सास रिवायती सासों के आला दर्जे पर फाइज थी। अलीना की शादी को साल होने को आया था, वो उम्मीद से थी। सालिया बेगम अब इसका इजाफी ख्याल रखती थी। बाकी सब कुछ जो शादी के दिनों में उन्होंने अलीना के लिए सेट किया था, वो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। कोई तब्दीली नहीं आई थी इसमें। अब तो लोगों को भी हैरत होने लगी थी।
अलीना भी कोशिश करती थी कि उनकी मोहब्बत और चाहतों का जवाब मोहब्बत और चाहत से थे, भले बराबर ना हो मगर कम भी ना हो। इस अरसे में अलीना के घर के हर फर्द के साथ अच्छी बातचीत हो चुकी थी। अम्मी एक बात पूछूं? एक दिन अलीना अपनी सास के सर में तेल लगा रही थी जब इसने सवाल किया। पूछो। सालिया बेगम ने आंखें मूंद रखी थी। आप ऐसी क्यों हैं? अलीना ने शरारत से कहा। कैसी? सालिया ने इसकी शरारत महसूस कर ली थी। इतनी जालिम सास। अलीना ने झूठ मूठ के आंसू बहाए तो सालिया ने मुड़कर इसे देखा जिसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। जालिम सास बने बगैर मेरा गुजारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने भी शरारत की। अगर मुनासिब समझें तो बता दें प्लीज़। अल्लाह की कसम मैं बड़ी उलझन में हूँ, अलीना ने जैसे मिन्नत की थी। बस बेटा, मैंने खुद से वादा किया था कि बतौर बहू मैं जिन मुश्किलात और महरूमियों से गुजरी हूँ अपनी बहुओं को इनसे नहीं गुजरने दूंगी। सालिया बेगम के लहजे में कितनी हसरतें बैंड डालने लगी थी। सालिया बेगम ब्याह कर आंखों में सपने सजाए इस घर में आई थी, नहीं जानती थी कि सारे ख्वाब नोच कर फेंक दिए जाएंगे। माजिद घर में सबसे बड़े थे, इनसे छोटी 3 बहनें थीं। माजिद के अम्मी अब्बू हयात माशाल्लाह सेहतमंद थे। इसके अब्बू रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे थे, पेंशन को सिर्फ अपने अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते थे। घर के खर्च का सारा बोझ माजिद पर था जिसकी मामूली सी सरकारी नौकरी थी। माजिद के घर आती इसकी सास उसे ऐसा कामों में उलझाती कि रात गए थक कर बिस्तर पर गिर सा जाता। सालिया अपनी मर्जी से पकाना तो क्या खा भी नहीं सकती थी। सास ने जितना सालन चावल दे दिए बस वही खाने हैं। इसकी ज़रूरत नहीं थी कि वो खुद हांडी को हाथ लगाती, वो तो इसे हांडी पकाने के लिए भी घी और मिर्च मसाला भी खुद निकाल कर देती। एक दफ़ा इसने माजिद से गोलगप्पे खाने की फरमाइश कर दी। इसकी सास ने सुन लिया, फिर इसे वो सुनाई कि आइंदा इसने कभी ऐसी कोई भी फरमाइश करने से तौबा कर ली। सास की बातें दिल दुखाती और वो रोती तो माजिद तासुफ में मुब्तला हो जाता, इसे चुप कराता समझाता, मगर माँ के सामने कुछ नहीं बोलता था, बोल ही नहीं सकता था कि कहीं नाफरमान ना कहलाए। माजिद के पास सालिया के लिए वक्त था ना इस पर खर्च करने के लिए रुपया पैसा। एक बहन की शादी माजिद से पहले हो चुकी थी, एक की माजिद की शादी के साथ ही हुई थी। एक बहन अभी रहती थी, एक छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। लगी बंधी तनख्वाह सारी की सारी सास के हाथ में चली जाती कि अभी छोटी की शादी और छोटे की पढ़ाई के लिए रकम चाहिए थी और वो अपनी ज़रूरियात के लिए भी मोहताज रह जाती। शुरू शुरू में वो माजिद से लड़ती झगड़ती नाराज़ हो जाती। इसके दिल में इसके खिलाफ गुस्सा भरता जा रहा था, मगर एक दिन माजिद को अपने माँ बाप के हाथों बुरी तरह जलील होते देखकर उसके दिल से सारे शिकवे ही ख़त्म हो गए। बस इस दिन के बाद से सालिया ने बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर ली। ये सूरत हाल देखकर माजिद ने पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया, जिस पर झगड़ा खड़ा हो गया कि बीवी ने अखराजात पूरे करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी शुरू करवा दी। मेरे बच्चे की सेहत का किसी को कोई ख्याल नहीं, मगर यहाँ माजिद खामोशी से डटा रहा। सालिया उम्मीद से थी, अच्छी तो क्या इसे पूरी खुराक भी नहीं मिल रही थी। अभी तक वो अपने जहेज़ और बरी के सूटों में ही गुजारा कर रही थी। गर्मी आई तो इसकी अम्मा ने लॉन के 2-3 जोड़े सिलवा कर भिजवा दिए। इस पर भी झगड़ा कि हमारी नाक कटवा दी। लड़ना झगड़ना सालिया की फितरत ना थी, सो वह खुद ही बोल बोल कर इसे कोसने देकर चुप कर जाती। इस दौरान वो 3 बच्चों की माँ बन गई। अब अपनी ज़रूरियात के साथ बच्चों की ज़रूरियात का भी मसला था। इसे कपड़े सिलाई करना आते थे, वही शुरू कर दिया। आमदनी कुछ ख़ास ना थी, मगर ना होने से कुछ बेहतर था। आहिस्ता आहिस्ता इसके काम में इजाफा होने लगा। ज़िंदगी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। 3 बच्चों के साथ सारे घर की जिम्मेदारी, फिर सिलाई जैसा मुशक्क़त तलब काम। मगर मुश्किल ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश छोड़ी तो नहीं जा सकती, सो वो भी जोती रही। माजिद ने एक एहसान किया कि इसकी सिलाई की उजरत को सिर्फ इसकी मलकियत करार दिया और माँ से जन मुरीद के ताने सुने। सालिया और माजिद दोनों की सारी ख्वाहिशात एक एक करके जैसे मर गई थी। 20 साल सालिहा और माजिद चक्की के 2 पार्टों में पिसते रहे। इस दौरान माजिद के सब बहन भाई अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन थे। छोटे की नौकरी दूसरे शहर थी, सो भी बच्चों समेत वहीं रहता था। 20 साल तक घर का इंतज़ाम और इंसराम सास ससुर के हाथ में रहा। अमूमन ससुर नरम दिल होते हैं, मगर सालिया के तो ससुर भी सास के हम पल्ला ही थे। माजिद के अब्बा के बाजू में दर्द उठा जो इनकी जान लेकर निकला। अभी अब्बा का 40वां ही हुआ था कि 1 हफ्ते बाद उसकी अम्मी भी अगले जहां रवाना हो गई। सारा निज़ाम बदल गया। सालिया के हाथ पूरा घर आ गया। ये लो, इस पर्स और इन चाबियों समेत मैं भी पूरे का पूरा अब तुम्हारा हूँ। माजिद ने माँ के 40वें के बाद माँ का पर्स और घर की चाबियाँ इसके हवाले करके कहा।
صالحہ کے دل میں آیا کہہ دیں ان چیزوں کے ساتھ میری زندگی کے پچھلے 20 سال بھی مجھے دے دو۔ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو رہی کہ اس کے ساتھ ساتھ ماجد بیچارے کی زندگی کے 20 سال بھی تو گھٹ گھٹ کر، خواہشات کو مار مار کر اور اپنی جائز ضروریات کو قربان کرتے ہوئے گزرے ہیں۔ جب دونوں ہی بیچارے ہیں تو تانا دینے کا کیا فائدہ؟ صالحہ کبھی کبھی مجھے ایک بات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماجد نے چائے پینے کے دوران صالحہ کو مخاطب کیا، کس بات سے؟ تم نے اتنی سختی سہی ہے، اگر تم بھی امی جیسی ساس بن گئی تو ہمارے بیٹوں کی زندگیاں بھی۔ ماجد کے ادھورے جملے نے صالحہ کو پورا مفہوم سمجھا دیا تھا۔ ایک لمحے کو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر ایک مشکل فیصلہ کر گئی تھی۔ میں غاصب نہیں بنوں گی ماجد۔ جب کوئی بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے نا تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جس تکلیف اور مشکل سے وہ گزرا ہے کوئی دوسرا اس سے نہ گزرے، دوسرا یہ کہ جس مشکل اور تکلیف سے وہ گزرا ہے دوسرا اس سے زیادہ مشکل اور تکلیف سے گزرے۔ میں نے پہلے راستے کا انتخاب کر لیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہو کے ساتھ میرا بیٹا بھی اس تکلیف سے گزرے جس سے ہم دونوں میاں بیوی گزرے۔ صالحہ سے ساری کہانی سننے کے بعد علینہ ان کے ظرف کی قائل ہو گئی تھی۔ علینہ صالحہ بیگم کا ہاتھ عقیدت سے تھام کر ہونٹوں سے لگا گئی تھی۔ 4 عورتیں 4 کہانیاں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔